हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अमानत घूरते हुए आहान को देख रही थी। वहीं आहान मुस्कुराए जा रहा था। इस वक्त येलो कलर और वाइट कलर के कुर्ता पजामा में वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। हालांकि आहान इतना ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था कि किसी भी लुक में वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, लेकिन आज तो एकदम कहर ढा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जन्नत दूर तो चली गई थी, लेकिन दूर जाकर भी वो वहाँ से दूर नहीं जा पा रही थी। वो पलटकर आहान की तरफ ही देख रही थी। तभी अति और आरजू भी मन्नत और अर्जुन के पास आए और जल्दी से रस्म शुरू करने को कहा, क्योंकि काफ़ी वक्त बीत चुका था और रस्म का मुहूर्त हो गया था। अर्जुन जशन और तक्षक के पास चला गया। अति आहान और अमानत को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हमसे जल्दी तो शायद इन दोनों को है। देखो कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं। अति की बात सुनकर मन्नत और आरजू ने भी आहान और अमानत की तरफ देखा। दोनों सच में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। आरजू उन दोनों की तरफ देखकर बोली, मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी का फैसला हमने बहुत सही किया है मन्नत दी। दोनों एक दूसरे को हमेशा खुश रखेंगे। मन्नत ने एक गहरी सांस ली और बोली, अमानत की तरफ से तो मैं बेफिक्र हो चुकी हूँ आरजू। मुझे अब जन्नत की फिक्र है। पिछले कुछ दिनों से ना जाने जन्नत क्यों इतना बदल गई है। मन्नत ने जन्नत के बारे में आरजू को बताया था। जन्नत की फिक्र तो आरजू को भी हो रही थी, लेकिन उसे भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि आखिर जन्नत को प्रॉब्लम क्या है। वो कुछ सोचते हुए बोली, मैं बात करूं क्या जन्नत से? अगर वो कुछ मुझे बता दे तो। शुरू से ही वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रही है। मन्नत को भी उसकी बात सही लग रही थी। उसने अपना सर हाँ में हिलाया। आरजू मुस्कुराते हुए बोली, हल्दी की रस्म के बाद मैं पक्का उससे बात करूंगी। आहान और अमानत को स्टेज की तरफ लाया गया, जहां पर हल्दी की रस्म होने वाली थी। मन्नत जन्नत को ढूंढते हुए बोली, जन्नत कहाँ है? सबसे पहले हल्दी वही लगाएगी। जन्नत सबके साथ शेखावत मैंसन आ तो गई थी, लेकिन वो खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी चाहे वो खुद पर जितना मर्जी कंट्रोल कर ले, लेकिन जब वो आहान को अमानत के साथ देखेगी तो उसकी आंखों से आंसू निकल ही जाएंगे। इसलिए वो खुद को आहान और अमानत दोनों से दूर रख रही थी। पर दूर से ही वो उन दोनों को देख सकती थी और इस वक्त उसकी आंखों में बेहिसाब नमी भरी हुई थी। मन्नत की बात सुनकर अमानत भी बोली, प्लीज़ मम्मा, जन्नत को लेकर आओ ना। मुझे सबसे पहले उसी से हल्दी लगवानी है। जब तक वो हल्दी नहीं लगाएगी तब तक मैं किसी से भी हल्दी नहीं लगवाऊंगी। आहान उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, मुझसे भी नहीं? अमानत मुंह बनाते हुए बोली, तुमसे भी नहीं। पहले मुझे जन्नत ला कर दो, उसके बिना मेरी हल्दी की रस्म शुरू नहीं हो सकती। आहान हंसकर बोला, ऐसा है तो फिर मुझे ही जन्नत को लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो ये हल्दी की रस्म जल्द से जल्द करनी है। बोलकर आहान अपनी जगह से खड़ा हुआ। जन्नत ने जैसे ही सबको रस्म शुरू करते देखा, उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और वहाँ से दूसरी तरफ आ गई। उसके सामने ही हल्दी से भरे हुए बाउल रखे थे, जो कि डेकोरेशन के लिए रखे थे, लेकिन उन हल्दी वाले बाउल्स को देखकर उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो उसमें से हल्दी अपनी उंगलियों पर लेते हुए बोली, सोचा था एक दिन हमारी हल्दी की रस्म होगी और मैं आपको अपने हाथों से हल्दी लगाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रस्म तो कभी हमारी होगी नहीं। तभी उसके कानों में एकदम से आवाज़ गूंजी, क्यों क्यों नहीं होगी ये रस्म?
उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सामने से आहान आ रहा था। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी। आहान उसके करीब आया और उसके चेहरे पर झुक कर बोला, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि ये रस्म नहीं होगी? जन्नत की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। वो हैरानी से बोली, आप आप यहाँ पर? बोलते हुए वो आहान को छूकर देखने की कोशिश कर रही थी कि वो सच में उसके सामने है या नहीं। उसकी उंगलियों पर लगी हुई हल्दी आहान के गाल पर लगी तो आहान ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। जन्नत की सांसें और भी ज़्यादा गहरी हो गई। उसने यूं ही जन्नत की कलाई पकड़े हुए उसकी उंगलियों को अपने गाल से छूना शुरू कर दिया। जन्नत ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। चाहत बातों को मेरी, चैन को मेरे, तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं, बंद आंखें करूं मैं, नज़र तू यार आया। वो सारी हल्दी आहान के चेहरे पर लगने लगी। धीरे धीरे जन्नत ने अपनी आंखें खोली और आहान की आंखों में देखने लगी, जो आज उसे बहुत ही अलग नज़र से देख रहा था। जन्नत तुरंत से पलट कर खड़ी हो गई और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालने की कोशिश करने लगी। वो अटक अटक कर बोली, नहीं, आपको हल्दी मैं नहीं लगा सकती, अब मेरा ये हक नहीं है। आहान ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ खींचा, जिससे जन्नत की पीठ आहान के सीने से लग गई। आहान उसके गाल से अपना गाल रगड़ कर बोला, अगर मैं कहूँ कि ये हक सिर्फ तुम्हें ही है तो? जन्नत की धड़कनें जैसे अपना कंट्रोल खोने लगी। आहान के गाल पर लगी हुई हल्दी जन्नत के गाल पर लग रही थी और वो पूरी तरह से आहान के प्यार की हल्दी में रंगी जा रही थी। आहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाकर उसका हाथ हल्दी के बाउल की तरफ दोबारा लेकर गया और उसके हाथ में हल्दी लेकर अपने दूसरे हाथ पर उसके हाथ से हल्दी लगाने लगा। दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया। ओ यारा दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया। जन्नत गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं, मैं इस हल्दी पर अपना हक नहीं जता सकती। यहाँ अब आप किसी और के हो रहे हैं, मैं आपको ये हल्दी नहीं लगा सकती। हर रोज़ पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तेरे। आहान ने उसके हाथ को छोड़ा और अपने हाथ पर लगी हुई हल्दी उसके हाथ से लेकर उसके कंधे तक लेकर आया। जन्नत के रोंगटे खड़े होने लगे। हर रोज़ पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तेरे। अभी भी आहान का एक हाथ जन्नत के पेट पर था और उसका दूसरा हाथ जन्नत के कंधे को छू रहा था। जन्नत तुरंत पलटकर वापस आहान के सामने हो गई और उसने आहान के कॉलर को पकड़ लिया। उसके दूसरे गाल पर लगी हल्दी अब आहान की गर्दन के नीचे लग रही थी। अब फिर से हैं तेरे इन होठों पे मेरे इजहार आया यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया। आहान ने अपने दोनों हाथों में उस हल्दी को लिया और अपनी उंगलियां जन्नत की गर्दन पर रखी। जन्नत अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया। उसकी नज़रें एक बार फिर से आहान के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो अब पूरा हल्दी से भरा हुआ था और जन्नत भी पूरी तरह से हल्दी से भर चुकी थी। जन्नत आहान की आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू आहान, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अमानत तुम्हें वहाँ पर बुला रही है। जैसे ही जन्नत के कानों में यह आवाज़ सुनाई दी, जन्नत अपने हसीन ख्वाब से बाहर आई। उसके सामने आहान खड़ा था, जिसने उसकी कलाई को पकड़ रखा था। लेकिन जन्नत की उंगलियों में हल्दी ज़रूर लगी थी, लेकिन ना आहान के गाल पर लगी थी
और ना ही उसकी गर्दन पर। जन्नत ने जल्दी से अपना हाथ अपने गाल पर रखा तो उसके गाल पर भी हल्दी नहीं लगी थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई। अहान अब गुस्से से बोला, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम यहाँ पर हो। अगर तुम्हें हल्दी में शामिल ही नहीं होना था तो तुम आई ही क्यों? देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और क्या नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और मन ही मन बोली, चोट खुद पूछ रही है कि दर्द क्यों हो रहा है। अहान उसे चुप देख कर बोला, ठीक है, तुम्हें मुझे नहीं बताना मत बताओ। मैं भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर अमानत ने कहा है कि वो सबसे पहले हल्दी तुमसे लगवाना चाहती है और मैं अपनी ट्रेजर की हल्दी खराब नहीं होने दे सकता, इसलिए मेरे साथ चलो। जन्नत मुस्कुराते हुए बोली, दी की हल्दी खराब होगी भी नहीं, मैं उन्हें सबसे पहले ही हल्दी लगाऊंगी। इतना कहकर जन्नत वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गई और अहान वहीं पर खड़ा रहा। जन्नत अमानत के सामने आकर घुटनों के बल बैठी। अहान भी आकर जन्नत के साथ बैठ गया। अमानत जन्नत को देखते हुए बोली, कहाँ थी तुम? जन्नत हंसी और बोली, अब आपकी हल्दी की वजह से सुबह में ढंग से नाश्ता नहीं कर पाई, इसलिए खाने पीने गई थी। पर आप तो मुझे खाने पीने भी नहीं देती, इतना भी क्या हल्दी की रस्म के लिए क्रेजी होना। अहान उसकी बातों से चिढ़कर बोला, तुम्हें नहीं शौक है तो ना सही, लेकिन मेरी ट्रेजर को जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें देरी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसका यूं रूड होकर बात करना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, स्पेशली तब जब सब जानते थे कि जन्नत किस दौर से गुजर रही है जहां वो अपने दिल की बात तक किसी को नहीं बता रही। जन्नत मुंह बनाते हुए बोली, मेरी दी आपकी क्या हुई? आपने तो सच में मेरा उन पर सारा हक ही खत्म कर दिया। हाँ जी, ये बात तो गलत है ना। शादी के बाद बेशक से आप जितना मर्जी मेरी दी को प्यार करिएगा, लेकिन अभी तो थोड़ा मेरा हक उन पर रहने दीजिए ना। अभी तो उनसे नोक झोंक मुझे कर लेने दीजिए। अमानत भी हंसकर बोली, काम डाउन। अहान, जन्नत को सच में भूख लगी होगी, वरना वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जाती। अहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस मुस्कुराते हुए अमानत को देखता रहा और जन्नत बड़ी ही तरसती हुई नज़रों से अहान को देखे जा रही थी। तभी तारा और निर्भय भी वहाँ पर आए। सब एक दूसरे से मिले और उसके बाद हल्दी की रस्म आगे बढ़ने लगी। तारा जन्नत की तरफ देख रही थी, जो घुटनों के बल अभी भी अहान और अमानत के बीच बैठी थी, क्योंकि तारा और निर्भय के आने की वजह से कुछ पल के लिए हल्दी रुक चुकी थी। रेयान भी उनके साथ ही आया और वो भी मुस्कुराते हुए जन्नत की तरफ देख रहा था। उसकी नज़रें जन्नत पर देखकर तारा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। रेयान ने कभी किसी लड़की को ऐसी नज़रों से देखा भी नहीं था। देखना तो दूर, वो कभी ऐसी रस्मों और शादी जैसे फंक्शन में जाता ही नहीं था, लेकिन अमानत का हर एक फंक्शन वो अटेंड कर रहा था। मतलब कोई ना कोई रीज़न तो है, और अब तारा को वो रीज़न समझ आ चुका था। वो कुछ सोचते हुए बोली, मैं मन्नत दी से इस बारे में बात ज़रूर करूँगी। जन्नत ने अपने हाथों में हल्दी ली और अमानत को लगाने लगी। तारा रेयान की तरफ देखते हुए बोली, तुम भी अपने दोनों दोस्तों को हल्दी लगाओ। रेयान के साथ साथ बाकी सब ने भी हैरानी से तारा को देखा। तारा हंसी और बोली, आई मीन तीनों अच्छे दोस्त हैं, तो रेयान को भी दोनों को हल्दी लगानी चाहिए, और क्या पता हल्दी लगाने से अगला नंबर इसी का हो। रेयान आगे की तरफ आया और जन्नत के साथ बैठ गया। उसकी नज़रें अमानत और अहान पर नहीं, अभी भी जन्नत पर ही थी, और अब तारा का शक यकीन में बदल गया। जन्नत अमानत को हल्दी लगाए जा रही थी और अमानत मुस्कुराए जा रही थी। आरजू मुस्कुराते हुए बोली, अब अहान को भी हल्दी लगाओ जन्नत। जन्नत ने अहान की तरफ देखा
और अपने हाथ में हल्दी लेकर आहान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ पूरी तरह से कांप रहा था और दिल जोरों से धक धक करने लगा था। सबकी नज़रें खुद पर महसूस कर उसने जल्दी से आहान के गाल पर अपना हाथ हल्का सा छुआ और तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ करते हुए बोली, वो शायद मैं अपना फ़ोन वहीं पर भूल गई। कोई उठा ना ले, मैं जल्दी से अपना फ़ोन लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वह तुरंत वहाँ से भाग गई। मन्नत और आरजू ने एक दूसरे की तरफ देखा। रेयान ने हंसते हुए आहान को देखा और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन। बोलकर उसने आहान को हल्दी लगाई और फिर दोबारा हल्दी लेकर अमानत को भी हल्दी लगाने लगा। अचानक ही उसे छींक आई तो उसने तुरंत अपना हाथ अपने चेहरे पर रख दिया और हल्दी से भरा हुआ हाथ उसके खुद के चेहरे पर लगा तो सारी हल्दी उसके चेहरे पर भी लग गई। हल्दी को देखते हुए रेयान ने मुंह बनाया और बोला, ओह गॉड। तारा हंसी और बोली, अब तो मुझे कंफर्म है कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। रेयान चिढ़ते हुए अपनी जगह से उठा और बोला, ओह प्लीज़ मॉम, ऐसी लॉजिकल बातें मत किया करो, आप पर बिल्कुल सूट नहीं करती। तारा ने उसे घूर कर देखा। रेयान एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ से दूसरी तरफ आ गया ताकि अपना चेहरा साफ कर सके। बाकी सब ने एक एक कर आहान और अमानत को हल्दी लगानी शुरू की। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर फार्म हाउस। मीठी को लेकर अरनाथ फार्म हाउस में आया और फुर्ती से गाड़ी से बाहर निकलकर उसने मीठी के लिए दरवाज़ा खोला। मीठी का चेहरा बिल्कुल मायूस था। आज इस तरह से अरनाथ उसकी फिक्र जता रहा था, उसके बाद उसे बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब अरनाथ सो रहा था तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जब अरनाथ ने उसे रोक लिया तो वो कुछ कह ही नहीं पाई। अरनाथ मीठी की तरफ देखते हुए बोला, बाहर आओ। मीठी बाहर आई और अरनाथ आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन मीठी अपनी जगह पर खड़ी रही। अरनाथ ने जब उसे अपने साथ पढ़ते हुए नहीं देखा तो वो मीठी की तरफ घूमा और बोला, चलो ना अंदर। मीठी जो अभी तक खुद को संभाले हुए थी वो एकदम ब्लास्ट होते हुए बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ अंदर। क्यों परेशान कर रखा है तुमने मुझे? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो तुम क्यों मेरे साथ इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हो? प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें मेरे से? क्यों तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रखे हुए हो? उसकी बात सुनकर अरनाथ उसकी तरफ देखता ही रह गया। मीठी की बातें सुनकर अरनाथ का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो दांत पीसते हुए बोला, अंदर चलो, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। मीठी गुस्से से बोली, तमाशा तो आपने मेरा बना दिया है। जब मैं बोल रही हूँ आपसे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, तो आप क्यों मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती रख रहे हैं? अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे वापस मेरी जगह पर छोड़ क्यों नहीं आते? अरनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, बकवास मत करो। मीठी चिल्लाकर बोली, बकवास नहीं कर रही हूँ, मुझे वापस मेरी जगह पर जाना है। मुझे नहीं रहना आपके साथ और अब आप मुझे रोक नहीं सकते। कहकर मीठी दरवाजे की तरफ जाने लगी। अरनाथ का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने हर तरह से मीठी को समझा कर देख लिया था, ज़बरदस्ती करके देख ली थी, लेकिन मीठी इतनी ज़्यादा ज़िद्दी थी कि उसकी बात मान ही नहीं रही थी। वो उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आया। मीठी गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोली, अब तो आपके ये बॉस आपके सामने ही खड़े हैं ना। मैंने बोल दिया है उन्हें कि मुझे यहाँ से जाना है, तो दरवाज़ा खोलिए। गार्ड ने डरते हुए अरनाथ की तरफ देखा। दरवाज़ा खोलना तो दूर, वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे, क्योंकि अरनाथ की नज़रें उन्हें घूर रही थी। वो कांपते हुए आवाज़ से बोला, सॉरी मैडम, लेकिन सर ने दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं कहा है। मीठी अरनाथ की तरफ घूमी और बोली, कहो इसे कि दरवाज़ा खोले, वरना मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट करूँगी कि तुमने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रखा है। बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी।
उसकी बात सुनकर अरनाथ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पुलिस की धमकी दे सकती हो? मीठी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हाँ, क्यों क्यों तुम मेरे सामने भले ही जितनी मर्जी एटीट्यूड दिखा लो, लेकिन जब पुलिस वाले तुम्हें कूटेंगे ना, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। अरनाथ हंसकर बोला, चलो तुम्हारा ये वहम भी निकाल देते हैं। बोलकर उसने मीठी का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ लेकर आया। लगभग उसे गाड़ी के अंदर धक्का देते हुए उसने मीठी को गाड़ी के अंदर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर आई, गार्ड्स ने तुरंत दरवाज़ा खोला और अरनाथ मीठी को लेकर निकल गया था। उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए कुछ देर बाद उनकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर थी। पुलिस स्टेशन को देखकर मीठी की आंखें बड़ी हो गई। उसे पुलिस से बहुत डर लगता था, क्योंकि कई बार पुलिस कोठे पर छापे मारती थी। हालांकि कोठे के पास लाइसेंस था, लेकिन जब पुलिस वालों को ऊपर से प्रेशर आता तो वो छापे भी मारती और जो लड़की और लड़कियां पकड़े जाते उनके साथ बहुत तरह का टॉर्चर भी होता। हालांकि ये सब वो बस पैसे ऐंठने के लिए ही करते थे। उसका गला सूखने लगा। अरनाथ ने उसके एक्सप्रेशंस देखे और बोला, क्या हुआ? अब तुम्हें भागकर पुलिस वालों के पास नहीं जाना? मीठी उसके सामने हिम्मत करते हुए बोली, जाऊंगी ना, और तुम्हारी कंप्लेंट भी करूंगी कि कैसे तुम मेरे को टॉर्चर कर रहे हो। अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जाओ, शौक से जाओ और करो कंप्लेन। उसकी मुस्कुराहट देखकर मीठी और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर पुलिस स्टेशन की तरफ गई। डर से वो हल्का हल्का काँप रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, पर पुलिस वालों को तो नहीं पता ना कि मैं कौन हूँ, तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? इतना बोलकर वो अंदर आई। सामने ही इंस्पेक्टर अपनी चेयर पर बैठे थे और टेबल पर एक फाइल खुली हुई थी, जिसे देखकर वो अपने सामने खड़े शख्स को गुस्से से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की से इस तरह से ज़बरदस्ती करने की? क्या समझ रखा है तूने खुद को? कुछ भी करेगा और कानून हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहेगा? अब तो तुझे ऐसी सज़ा मिलेगी कि तेरी आने वाली 7 पुश्तें इस इंस्पेक्टर हरीलाल को याद रखेंगी। उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर उस लड़के के साथ खड़ी लड़की बोली, आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, ऐसी सज़ा दीजिए इसे कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। पिछले 1 साल से उसने मुझे परेशान कर रखा है। वो आदमी उस लड़की का पति था और वो लड़की अपने पति की रिपोर्ट थाने में करवा रही थी। इंस्पेक्टर अपनी जगह से खड़े हुए और टेबल पर रखा डंडा उठाकर उन्होंने ज़ोर से उस लड़के के घुटनों पर मारा। मीठी को एक दर्द सा महसूस हुआ। वो कुछ सोचकर बोली, अगर ये इंस्पेक्टर ऐसे ही उस एटीट्यूड की दुकान को मारेंगे तो उसकी सारी एटीट्यूड की दुकान खाली हो जाएगी। तब जाकर उसे अकल आएगी कि वो मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वो जल्दी से इंस्पेक्टर के सामने आई और बोली, सिर्फ इसे नहीं इंस्पेक्टर, एक और लड़का है, उसे भी आप ऐसे ही सज़ा दीजिए। उसने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ रखा हुआ है और मुझे बहुत एटीट्यूड भी दिखाता है। मैंने उसे कहा मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन फिर भी मुझे जाने ही नहीं देता। इंस्पेक्टर हंसा और बोला, बस तुम एक बार उसका नाम बताओ, उसे तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लाऊंगा और उसकी ऐसी चटनी बनाऊंगा कि ना वो समोसे की रहेगी और ना ही मोमोज की। मीठी हैरानी से बोली, मतलब? इंस्पेक्टर के साथ खड़ा कांस्टेबल बोला, मतलब ना ही वो मीठी रहेगी और ना ही तीखी रहेगी, चटपटी बन जाएगी। इंस्पेक्टर एटीट्यूड दिखाते हुए बोले, इंस्पेक्टर हरीलाल के सामने किसी की ज़ुबान भी नहीं खुलती और उस आदमी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी ज़ुबान तुम्हारे सामने तो क्या, किसी के सामने भी नहीं खुलेगी। उसके शरीर का साउंड सिस्टम ही हटा दूंगा। मीठी को अब डर लगने लगा। वो अरनाथ को सबक तो सिखाना चाहती थी, लेकिन उसे गूंगा बहरा नहीं करना चाहती थी।
इंस्पेक्टर बोले, बताओ बताओ, उस लड़के के बारे में बताओ। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हरीलाल इज हियर, वाई टू टेक फियर। मीठी मन ही मन बोली, पहले थोड़ा सा सबक सिखा देती हूँ, बाद में बोल दूंगी कि उसे छोड़ दीजिए। क्या पता इतने में वो डर जाए। बोलकर वो हिम्मत करते हुए बोली, आपको उसे कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ ही आया है, बाहर गाड़ी में बैठा है। अभी वो बोल ही रही थी कि अरनाथ पुलिस स्टेशन के अंदर आया और आकर इंस्पेक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। मीठी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, यही है वो, पकड़ लीजिए इसे और अच्छे से डोज दीजिए। इसकी सिर्फ चटनी ही नहीं, म्यूनेज भी बना दीजिएगा। उसके बिना मोमोज खाने का मज़ा नहीं आता। इंस्पेक्टर ने अरनाथ की तरफ देखा और फिर मीठी की तरफ देखकर सामने वाला कांस्टेबल मुंह दबाकर बोला, इधर तो मोमोज ही फट गए, काहे की चटनी, काहे के मेयोनीज। इंस्पेक्टर दांत दिखाते हुए बोला, क्या बात कर रही हैं आप मैडम, इनकी शिकायत कर रही हैं। मीठी अरनाथ की तरफ देखने लगी। अरनाथ के चेहरे पर हल्के हल्के मुस्कुराहट तैर रही थी। मीठी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, इसको देखिए कैसे दांत दिखा रहा है मुझे। आपको पता है इसने मुझे कितना परेशान कर रखा है। पिछले इतने दिनों से ज़बरदस्ती मुझे अपने पास रखा हुआ है। मन तो कर रहा है इसके सारे दांत तोड़ दूं, पर मैं नहीं, ये शुभ कामना आप कीजिएगा। इंस्पेक्टर मीठी की तरफ देखकर बोला, मैं आपको जिंदा अच्छा नहीं लग रहा क्या मैडम। मीठी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। इंस्पेक्टर अरनाथ की तरफ देखते हुए बोला, सर मुझसे कोई गलती हो गई क्या। उसका इतना ही कहना काफ़ी था मीठी को ये बताने के लिए कि यहाँ पर उसकी नहीं चलने वाली। वो गुस्से से बोली, आप भी इसके सामने झुक रहे हैं, आप पागल हो गए क्या। आप पुलिस वाले हैं, आप तो किसी को भी पीट सकते हैं, तो इसे भी अच्छे से पीटिए। अरनाथ ने टेबल पर रखा हुआ डंडा उठाया और उसे अपने हाथों में गोल गोल घुमाते हुए इंस्पेक्टर से बोला, तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे पीटना चाहेंगे क्या आप। इंस्पेक्टर ना हंसते ना रोते से एक्सप्रेशन के साथ बोला, माफ़ कीजिएगा सर, आप कहे तो मैं आज ही अपना ट्रांसफ़र कर लूँ, पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। अरनाथ कांस्टेबल की तरफ देखते हुए बोला, इसी बात पर मोमोज की प्लेट हो जाए। इंस्पेक्टर ने अपने होठों पर अपनी जीभ चलानी शुरू कर दी। मोमोज का नाम सुनकर ही उसके मुंह में पानी आने लगा था। कांस्टेबल जल्दी से गया और एक प्लेट मोमोज लेकर आया। अरनाथ मीठी की तरफ देखते हुए बोला, तो और कोई शिकायत बची है क्या तुम्हारी। मीठी गुस्से से बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पुलिस वालों को अपने पैसों से खरीद कर मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं। मुझे बेशक से दूसरे पुलिस स्टेशन जाना पड़े, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। अरनाथ उसकी बात सुनकर हंसा और सामने रखी मोमोज की प्लेट में अपनी उंगली डुबोकर मीठी के पास आया। मीठी सवालिया एक्सप्रेशन से उसे देख रही थी। अरनाथ ने अपनी उंगली आकर सीधा उसके होठों पर रखी और बोला, नाम तो तुम्हारा मीठी है, लेकिन तुम हो बड़ी स्पाइसी। मीठी को जैसे ही वो तीखी मिर्ची अपने होठों पर महसूस हुई, उसने अपने होठों को खोलना चाहा। उसकी आंखों में तो नमी तैरने भी लगी थी, लेकिन वो अपने होठों को खोलती उससे पहले ही अरनाथ ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे सारी चटनी को अपने होठों के अंदर ले लिया। मीठी की आंखें बड़ी हो गई। अरनाथ पुलिस इंस्पेक्टर कांस्टेबल सबके सामने उसे किस किए जा रहा था। उसकी सांसें तेजी से गहरी होने लगी। जब तक वो मिर्ची का टेस्ट पूरा चला नहीं गया, तब तक अरनाथ ने मीठी के होठों को नहीं छोड़ा। मीठी ने अपने हाथ अरनाथ के सीने पर कस दिए थे। उन दोनों को किस करते हुए देख सबने अपनी नज़रें झुका ली थी। करीबन 5-7 मिनट बाद अरनाथ ने मीठी के होठों को छोड़ा। बेशक से तुम हाई कोर्ट में चली जाओ, वहाँ पर भी अरनाथ ठाकुर
तुम्हें सबके सामने किस करने की हिम्मत रखता है? आइंदा ऐसी फालतू की धमकी मुझे मत देना। अरनाथ ठाकुर ना किसी से डरता है और ना ही किसी से डरेगा, और तुम्हें अरनाथ ठाकुर के साथ ही रहना पड़ेगा। बोलकर अरनाथ ने मीठी का हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आया। मीठी पलट कर इंस्पेक्टर की तरफ देख रही थी, जिन्होंने अभी तक अपना चेहरा झुका रखा था, लेकिन अब उन्होंने जल्दी से उस मोमोज की प्लेट को उठाया और साथ ही साथ वहां पर बिल्कुल पास रखे हुए एक नोटों के बंडल को भी, जो अरनाथ ने रखा था। मीठी की आंखों में नमी तैरने लगी। अरनाथ उसे बाहर गाड़ी के पास लेकर आया और उस गाड़ी के अंदर बिठाकर उसे जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मीठी ने अब अरनाथ से कुछ भी नहीं कहा, वो बस सामने की तरफ देखे जा रही थी। वहीं अरनाथ के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। तभी सामने की तरफ देखते हुए मीठी की आंखें बड़ी हो गई। वो ज़ोर से बोली, गाड़ी रोको। अरनाथ ने तुरंत गाड़ी रोक दी। उसे लगा शायद कोई इमरजेंसी होगी। तभी मीठी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने पीछे की तरफ देखा, जहां पर उसके कोठे के आदमी खड़े थे, जो मंशाबाई के लिए ही काम करते थे। वो उन्हें देखते हुए बोली, अब तुम मुझे कैसे अपने साथ लेकर जाओगे? अरनाथ ने भी पीछे की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। मीठी तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और पीछे की तरफ देखने लगी, लेकिन अब वो आदमी उसे वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अरनाथ तुरंत ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर उसके पास आया और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम अपना तमाशा बंद करोगी या नहीं? मीठी चिल्लाकर बोली, तमाशा नहीं कर रही हूँ। जब एक बार कह दिया तुम्हारे साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। तुम जब तक ज़बरदस्ती करोगे तब तक मैं यूं ही चिल्लाती रहूँगी, बोलती रहूँगी और तमाशा करती रहूँगी, और हार कर तुम्हें ही मुझे वापस कोठे पर छोड़कर आना पड़ेगा। अरनाथ उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, मेरे सामने नाम मत लो उस जगह का। मीठी एटीट्यूड से बोली, क्या करोगे? लूँगी, मैं उस जगह का नाम लूँगी। वो जगह ठिकाना है मेरा, वहाँ पर रहना पसंद है मुझे। अरनाथ गुस्से से दांत पीस कर बोला, चुप हो जाओ, मैं इस जगह पर तमाशा नहीं करना चाहता। अरनाथ ठाकुर का नाम है दुनिया में। इस तरह के तमाशे करके मैं अपने नाम पर आँच नहीं आने दूंगा। मीठी व्यंग्य से बोली, अच्छा, इतना ही जब अपने नाम से प्यार है तो क्यों मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है? तुम्हें पता है ना, जाने कितनी ही बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ ना जाने कितने दिन और कितनी रातें बिताई हैं मैंने। अगर किसी एक ने भी मुझे तुम्हारे साथ देखा तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। लोग कहेंगे एक वैश्या को अपनी रखैल बनाकर रखा हुआ है। अरनाथ का चेहरा उसकी आखिरी बात सुनकर गुस्से से कांपने लगा। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मीठी को ज़ोर से अंदर धक्का दिया। उसे इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर अब मीठी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी दूरी पर खड़े लोग उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे, लेकिन वो उनकी गाड़ी तक पहुंचते उससे पहले ही अरनाथ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और देखते ही देखते गाड़ी उन आदमियों की आंखों से ओझल हो गई। वो आदमी मंशाबाई के आदमी थे, जिन्हें मीठी ने देखा था, लेकिन वो दूसरी तरफ चले गए थे। जब उनकी नज़र मीठी पर गई तो वो तुरंत भागते हुए उसकी तरफ आने लगे थे। अरनाथ की गाड़ी फार्म हाउस में पहुंची और मीठी का हाथ पकड़कर अरनाथ ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और रूम के अंदर लेकर आया। इस वक्त वो हद से ज़्यादा गुस्से में था और उसे इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर मीठी कर भी कुछ नहीं पा रही थी। अरनाथ ने अंदर लाकर उसे ज़ोर से धक्का दिया और मीठी सीधा नीचे ज़मीन पर जाकर गिरी। अरनाथ उसके चेहरे पर झुका और बोला, रखैल नहीं हो तुम मेरी, और आइंदा अगर ये शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो अब तक तुम अरनाथ ठाकुर को देख रही हो। अगर अरनाथ ठाकुर तुम्हारी फिक्र कर सकता है ना तो अपने हाथों से तुम्हारी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। जो चीज़ अरनाथ ठाकुर को पसंद नहीं वो चीज़ गलती से भी मत करना।
मीठी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तो रखेल ही हूं मैं तुम्हारी। इस तरह से जबरदस्ती रखना कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता, और कोई सिंपल लड़की नहीं हूं। वैश्या हूं, वैश्या। अरनाथ ने गुस्से से अपनी मुठियां कसी और किसी को फोन किया। इस वक्त वो बेहद गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फोन पर उसने जो कहा वो सुनकर मीठी एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। अरनाथ की बातें सुनकर मीठी एकदम से हैरान रह गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अरनाथ के पास आकर बोली, तुम तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अरनाथ ने गुस्से से उसे देखा और बोला, इस शादी को तो अब कोई भी नहीं रोक सकता। मीठी गुस्से से चिल्लाई, क्यों नहीं रोक सकता? मुझे ये शादी नहीं करनी तो तुम ज़बरदस्ती मुझसे शादी नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की तो। अरनाथ उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, तो तो क्या करोगी तुम? वापस से वही करना है जो अभी करके आई हो, या फिर अब कहीं और जाने का प्लान है? लेकिन तुम कहीं भी चली जाओ स्वीट, अब ये शादी तो होकर रहेगी। इतना कहकर अरनाथ कमरे से बाहर निकल गया और मीठी बस उसे जाते देखती रह गई। अरनाथ जाते जाते दरवाज़ा बंद कर गया था। मीठी की आंखों में नमी तैर गई। अरनाथ के सामने वो बेशक से स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा करती थी, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं। उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। वो रोकर बोली, नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन कैसे? तभी उसे अरनाथ की गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मतलब अरनाथ अब वापस जा चुका था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। उसने सभी विंडो चेक कर लिए, लेकिन वो विंडो भी नहीं खोल पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू और ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। वो बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो अरनाथ, शायद इतने अच्छे कि ये बुराई कभी तुम्हारे साथ जी ही नहीं सकती। मैं ये शादी नहीं करूँगी, बेशक से कुछ भी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अरनाथ शेखावत मेंशन में आया। अमानत की हल्दी का फंक्शन था और वो सुबह से ही गायब था। अमानत और अहान की हल्दी अभी भी चल रही थी। सब लोग अमानत को हल्दी लगा चुके थे। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, सब लोग यहाँ पर हैं, सब ने मुझे हल्दी लगा दी, लेकिन भाई का तो कुछ पता ही नहीं कहाँ है वो। क्या वो मेरी हल्दी पर नहीं आएंगे मम्मा? उसकी बात सुनकर मन्नत ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन को भी नहीं पता था कि अरनाथ कहाँ है। वो कभी भी अरनाथ की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि अरनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। इसलिए अर्जुन ने उसे पूरी तरह से स्पेस दे रखा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और अरनाथ को कॉल करने को हुआ। तभी अरनाथ की आवाज़ आई, ऐसे कैसे मैं तुम्हारी हल्दी पर नहीं आऊँगा? मेरी अमानत की हल्दी हो और उसका भाई ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? बोलते हुए अरनाथ वहाँ पर आया और उसने अमानत के सामने बैठकर हल्दी भरे बाउल में अपना हाथ डाला। अपने हाथ में हल्दी लेकर उसने बड़े ही प्यार से अमानत को हल्दी लगाई और फिर अपना हाथ अहान की तरफ बढ़ाया। वह थोड़े सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोला, मेरी अमानत बहुत जल्दी अब तुम्हारी अमानत होने वाली है, इसका ख्याल रखना। अपनी बहन के लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ। अहान भी थोड़े सख्त लहजे में बोला, मैं भी अपनी अमानत के लिए बहुत पॉजेसिव हूँ। अरनाथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। जन्नत रोती रोती शेखावत मेंशन के अंदर आ गई थी। बाहर इतने सारे गेस्ट थे कि सबसे छुपाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे अपने हाथ धोने थे और फेस वॉश भी करना था, क्योंकि रो रो कर उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस हालत में देखे। वो सोचने लगी कि कौन से रूम में जाए। तभी वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई और सामने जो रूम था उसी में चली गई। वहीं दूसरी तरफ हल्दी की रस्म पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और आरजू ने अब अहान को अपने रूम में जाकर शावर लेने के लिए कहा। अमानत यूं ही वापस ठाकुर मेंशन जाने लगी। अहान ने अपने हाथों में हल्दी ली और बोला,
ऐसे कैसे ये हल्दी की रस्म पूरी हो सकती है मॉम? जब तक मेरी अमानत को मैं खुद हल्दी ना लगा लूं। बोलकर उसने अपने हाथों में हल्दी ली और अमानत के चेहरे पर हल्दी लगाने लगा। अमानत ने भी जल्दी से अपने हाथों में हल्दी ली और अहान को लगाने लगी। देखते ही देखते दोनों ने पूरी तरह से एक दूसरे को हल्दी से भर दिया था और अब तक जो हल्दी सिर्फ उनके हाथों, पैरों और चेहरे पर लगी थी, अब उनके पूरे कपड़े भी हल्दी से भर चुके थे। सब लोग थोड़ा पीछे की तरफ हट चुके थे क्योंकि अब लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि दो दोस्त हल्दी से खेल रहे थे। कुछ देर बाद अहान अपने रूम में आया और आते ही अपने वॉशरूम में चला गया। जैसे ही वॉशरूम का गेट खुलने की आवाज़ आई, अंदर जन्नत की आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत एक तरफ जाकर छुप गई। अहान ने दरवाज़ा लॉक किया और सबसे पहले अपने हाथों को धोने लगा। वॉश बेसिन में हाथ धोते हुए वो खुद को मिरर में देख रहा था। इस वक्त वो पूरी तरह से हल्दी में लिपटा हुआ था। उसने अपना कुर्ता निकाला और अपना चेहरा भी साफ किया। इस वक्त उसका पूरा सीना हल्दी से पीला हो चुका था। उसके एब्स आईने में साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट आ रही थी। उसे अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार था। उसने अपने हाथों को ऊपर की तरफ कर अपने मसल्स को थोड़ा सा पुल अप किया और अपने चेहरे को दाएं बाएं हिलाया। एक तरफ छिपी हुई जन्नत ये सब देख रही थी और अहान को यूं देखकर वो भी मुस्कुरा रही थी। अहान अब अपने बालों में अपना हाथ चलाते हुए शावर एरिया की तरफ घूमने लगा। जन्नत की सांसें हलक में अटक गईं क्योंकि इस वक्त वो शावर एरिया में छुपी हुई थी और वो पूरा एरिया कांच का बना हुआ था। अहान जिसे अभी तक जन्नत वहाँ दिखाई नहीं दी थी, लेकिन अब तो वो चाहकर भी वहाँ छुप नहीं सकती थी। जन्नत डर से कांपने लगी। वो तुरंत उस कांच से लगकर खड़ी हो गई। अहान अंदर आया और आते ही उसने शावर ऑन किया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। जन्नत बिल्कुल उसके पास ही खड़ी थी और एकदम अपनी सांस रोके हुए थी। उसकी आंखें भी बंद थी, लेकिन तभी अहान को कुछ अजीब लगा। उसने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो अपने सामने जन्नत को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। इस वक्त वो सिर्फ एक इनरवियर में था और जन्नत को यूं अपने वॉशरूम में देखकर ना सिर्फ उसे हैरानी हो रही थी बल्कि हद से ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो चिल्लाकर बोला, तुम यहाँ पर? उसकी आवाज़ सुनकर जन्नत ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अहान की तरफ देखने लगी। वो कांपते हुए बोली, मैं बस अपना फेस वॉश करने आई थी। बस यहाँ से जा रही थी कि वो आप आ गए तो। अहान तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम में आने की? जन्नत की आंखों में नमी तैर गई। वो मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगी, लेकिन नीचे पानी बिखरने की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया और वो पीछे की तरफ गिरी। अहान ने तुरंत उसे संभाला, पर वो खुद पूरी तरह से पानी से भीग चुका था। दोनों एक साथ नीचे गिरे। नीचे अहान था और जन्नत उसके ऊपर। जन्नत की सांसें जैसे हलक में अटक गई हो। वो अहान के सीने पर अपना चेहरा रखे उसकी तरफ देख रही थी। वहीं एक पल के लिए अहान की आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन अब वो भी जन्नत की तरफ देख रहा था। शावर से पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। जन्नत मायूसी से बोली, मैं गलती से गिर गई। अहान गुस्से से बोला, तुमसे हर बार इतनी गलतियां क्यों होती हैं? मुझे देखकर हर बार गलती से गिर जाती हो। जन्नत अपनी नज़रें झुकाकर बोली, क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है। अहान दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें कोई खा जाने वाला भूत नजर आता हूँ? जन्नत ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, भूत नहीं, आप ऐसे मत कहिए। मैं डर इसलिए जाती हूँ क्योंकि आप हमेशा मुझे गुस्से से देखते हैं। अगर प्यार से देखे तो मैं इतना नहीं डरती। अहान चिढ़कर बोला, ओह रियली? तो तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें प्यार से देखना चाहिए? जन्नत ने एक बार फिर से अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, अब तो नहीं। अहान फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला,
अब तो नहीं से क्या मतलब है, पहले देखना चाहिए था। जन्नत खींच कर बोली। आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? अहान गुस्से से चिल्लाया। क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रही हो। जन्नत का चेहरा और भी ज्यादा मायूस हो गया। इतना ज्यादा परेशान करती हूं मैं आपको? अहान अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला। साइड हटो। जन्नत मायूसी से बोली। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अहान एक बार फिर से गुस्से से बोला। लेकिन मुझे परेशान करने के अलावा तुम और कुछ करती भी नहीं हो। अब साइड हटो। उसकी बेरुखी देखकर जन्नत को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो ऊपर उठने को हुई, लेकिन एक बार फिर से वो स्लिप हो गई और अहान के ऊपर गिरी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल अहान के करीब आ गया और जन्नत के होंठ सीधा अहान की ठोडी पर जाकर लगे। अहान ने तुरंत अपना हाथ जन्नत की कमर पर रखा और कमर को मुट्ठी में कस लिया। जन्नत ने दर्द से एक सिसकी भरी। उसकी धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थी। अहान को जैसे ही अपनी गलती समझ आई, उसने तुरंत अपने हाथ जन्नत की कमर से हटाया। जन्नत अभी भी अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ अहान को देख रही थी। अहान ने अब उसके कंधों को पकड़ा और उसे खुद से ऊपर उठाते हुए खड़ा हुआ। इस वक्त जन्नत की नज़रें उसके सीने पर टिकी हुई थी। वो चाहकर भी अहान पर यह अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। वही अहान उसकी नज़र खुद पर महसूस कर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो सिर्फ अपने इनरवेयर में था। उसे अनकंफर्टेबल होते देख जन्नत ने अपना चेहरा घुमाया और बोली, मैं जा रही हूँ। अहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। जन्नत की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई। अहान ने उसे वापस अपनी तरफ खींचा। जन्नत का हाथ सीधा अहान के सीने पर आया। अहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। जन्नत का गला सूखने लगा। अभी भी वो शावर चले जा रहा था और दोनों पूरी तरह से पानी में भीग रहे थे। अहान उसे चुप देखकर एक बार फिर से बोला, क्या छुपा रही हो तुम? जन्नत तुरंत लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अहान एकदम नॉर्मल होकर बोला, अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो बता सकती हो। जन्नत एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न रह गई। काश वो बता सकती कि वो अहान से क्या छुपा रही है। काश वो उसे बता सकती जो ना जाने वो कब से उसे बताना चाहती है। उसने सोचा था कि वो खुद अहान के सामने अपने प्यार का इजहार करेगी, लेकिन अब तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। वो अपना चेहरा झुकाकर बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। अहान एक पल उसे देखता रहा और फिर थोड़े सर्द लहजे में बोला, किसी से प्यार करती हो तुम? जन्नत का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने तुरंत नज़र उठाकर अहान की तरफ देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही बाहर से आवाज़ आई, अहान। यह आवाज़ किसी और की नहीं, अति की थी, जो उसे पूछने आई थी कि वो शावर ले चुका या नहीं। अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए तो अति बस यही सब पूछने आई थी। अति की आवाज़ सुनकर अहान ने तुरंत जन्नत के कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ किया। अति का कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। वो कभी कभी वॉशरूम का गेट भी खोल दिया करती थी और दरवाजे से शावर एरिया के अंदर खड़ा शख्स भले ही दिखाई ना दे, लेकिन परछाई ज़रूर दिखाई देती। जन्नत जो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही अहान ने उसे कंधों से पकड़कर पीछे की तरफ किया, वो सीधा उसके सीने पर जाकर गिरी। अहान और जन्नत दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। वहीं अति ने बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। वहीं दूसरी तरफ ड्रीम इंडस्ट्रीज़ अक्षर अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो आरजू का फ़ोन था। आरजू का फ़ोन आते हुए देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े फ्रस्ट्रेशन भरे हो गए। वो जानता था कि आरजू उसे कॉल क्यों कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि अक्षर अहान की शादी के हर फंक्शन में शामिल हो, लेकिन अक्षर अहान की शादी में नहीं जाने वाला था। उसने फ़ोन साइलेंट किया और फ़ोन पॉकेट में डालकर अपने कैबिन से बाहर निकला। वो वापस
अपने फार्म हाउस जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्याली अपने कमरे में थी और कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो बार बार दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षर साफ मना करके गया था कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा और सविता जी अक्षर की इजाज़त के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। अक्षर ने सोच लिया था कि अब वो प्याली की अकल कैसे ठिकाने लाएगा। अब तक वो उससे बहुत ही ज़्यादा नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन अब उसे बताने वाला था कि ज़बरदस्ती होती क्या है। जब प्याली थक हार गई तो जाकर वापस बेड पर लेट गई। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और अक्षर अंदर आया। प्याली तुरंत अपनी जगह से उठी और उसकी तरफ आकर बोली, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मुझे यहाँ से जाना है। अक्षर के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट थी। उसके पीछे पीछे ही सर्वेंट आए और टेबल पर खाना लगाने लगे। टेबल पर खाना लगता हुआ देखकर प्याली तुरंत बोली, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस यहाँ से जाना है। अभी वो बोल ही रही थी कि सर्वेंट दरवाज़ा बंद करके वापस भी चले गए और अक्षर अभी भी मुस्कुराते हुए प्याली की तरफ देख रहा था। प्याली को बड़ा अजीब लगा। अक्षर जाकर सोफे पर बैठा और टेबल पर लगा खाना अपने लिए सर्व करने लगा। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कमरे में प्याली हो ही ना। प्याली बस उसकी तरफ देखते ही रह गई। अक्षर को अकेले खाते देख उसकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। वही जितना खाना था अक्षर ने वो सारा फिनिश कर दिया और अपने हाथ नैपकिन से साफ करते हुए सोफे से उठा और प्याली के करीब आया। प्याली ने अपने कदम पीछे लिए। इस वक्त अक्षर के चेहरे पर बड़े ही सर्द एक्सप्रेशन थे। प्याली डर से सहमी हुई अपनी जगह पर खड़ी थी और अक्षर अपनी सर्द नज़रों से प्याली को देखते हुए उसके करीब आया। वो उसके चेहरे पर हल्का सा झुका और बोला, हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक हद होती है और इंसान बेशक से कुछ भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन भूख बर्दाश्त करना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। प्याली की आंखें बड़ी हो गई। अक्सर डेविल स्माइल के साथ बोला, भूख इंसान फिर भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन जब कोई इंसान उसके सामने इतना टेस्टी खाना खाए ना, तो भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्याली के चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि इस वक्त उसे कितनी ज़्यादा भूख लग रही है। अक्सर उसे देखते हुए बोला, भूख लगी है? प्याली ने हल्का सा अपना चेहरा हाँ में हिलाया, लेकिन अक्सर हंसकर बोला, पर अब तो सारा खाना खत्म हो गया। मैंने कहा था ना तुमसे कि यहाँ पर खाना खाने के भी रूल्स हैं। डाइनिंग टेबल पर कोई इंसान खाता है तो उसे खाना मिलता है, पर तुम्हारे लिए अपना रूल चेंज किया मैंने। तुम्हारे रूम में भी खाना सर्व करवाया मैंने, पर तुम तो और भी ज़्यादा नखरे दिखाने लगी। तो बटरकप, एक बात ज़रा ध्यान से सुनो कि अक्सर शेखावत किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करता। खाना खाने से मना किया था ना तुमने, तो अब खाना तुम्हें मिलेगा भी नहीं। प्याली चिढ़कर बोली, मुझे आपसे खाना चाहिए भी नहीं। इससे ज़्यादा आपसे और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ मैं। अक्सर तुरंत बोला, उम्मीद करना भी मत बटरकप। दूसरों की उम्मीद पूरी करने के लिए तो अक्सर शेखावत पैदा भी नहीं हुआ। प्यार से रखा था तुम्हें, ये सोचकर कि जब ठीक हो जाओगी तो यहाँ से चली जाओगी, लेकिन तुम्हें तो ज़बरदस्ती पसंद है, तो अब ज़बरदस्ती ही सही। बोलकर अक्षर तुरंत वहाँ से चला गया और उसके जाते ही दरवाज़ा एक बार फिर से बंद हो गया। प्याली भागते हुए दरवाजे के पास आई और दरवाज़ा खटखटाया। वो अक्षर को आवाज़ लगाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर अक्षर शेखावत, ऐसे मत कीजिए। अगर आपको मुझे खाना नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम दरवाज़ा तो खोल दीजिए। पर वो दरवाज़ा खटखटाती ही रह गई। बाहर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। प्याली मुंह बनाते हुए बोली, कितने खड़ूस हैं आप मिस्टर अक्षर शेखावत। आपको क्या लगता है कि ऐसे मेरे सामने आप खाना खाकर जाएंगे तो मुझे भूख लगेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मुझे कोई भूख नहीं लग रही, मुझे खाना खाना ही नहीं। इतना कहकर वो बेड पर आई और लेट गई। वो सोने की कोशिश करना चाहती थी ताकि उसे भूख महसूस ना हो, लेकिन हर बढ़ते पल के साथ उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन। अति ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। अहान तुरंत उसे रोक कर बोला, बेबी डॉल, आप बाहर रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। अति हंसते हुए बोली, अच्छा, अभी से ही मुझे वॉशरूम से बाहर करने की तैयारी हो रही है, ताकि कल को तुम्हें शावर रोमांस में कोई प्रॉब्लम ना आए। अहान ने जन्नत की तरफ देखा, जिसे अपना चेहरा झुका लिया था। इन बातों से ही उसे बड़ा अजीब सा लगने लगा था, ये सोचकर कि अमानत और अहान कुछ दिनों बाद शायद इस तरह से एक दूसरे के करीब होंगे। उसे बहुत बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। वो अहान का सामना तक नहीं कर पा रही थी। अहान अति से बोला, बेबी डॉल, प्लीज़ वेट करो ना, मैं अभी बाहर आता हूँ तो आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अति हंसकर दरवाज़ा बंद कर वापस चली गई। अहान जन्नत को घूरने लगा। जन्नत ने नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसे अहान की घूरती हुई नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी। वो धीमे से बोली, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह से ऐसे वॉशरूम में आ जाएंगे। मैं सिर्फ अपना फेस वॉश करने आई थी, मैं बाहर चली जाती हूँ। अहान सर्द लहजे में बोला, आइंदा ऐसी गलती ना हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी चीज़ को छुए या फिर मेरी बिना इजाज़त के मेरे रूम में आए। मुझे और मेरी चीज़ों से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखना। जन्नत ने चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाया और वॉशरूम से बाहर की तरफ जाने लगी। अहान तेज़ी से उसकी तरफ आया। उसे नहीं पता था कि अति रूम में ही है या फिर वहाँ से चली गई होगी। जैसे ही अहान ने जन्नत का हाथ पकड़ा, वो एक बार फिर से अपना कंट्रोल खोने लगी, लेकिन उसने खुद को अहान पर गिरने से बचाने के लिए दरवाजे को कसकर पकड़ा। दरवाजे पर कांच का नॉब उसके हाथ में चुभ गया और उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। अहान को पता ही नहीं चला कि उसके हाथ में चोट लगी है। वो गुस्से से देखते हुए बोला, मेरी ना एक इमेज है जो मैं तुम्हारे लिए डाउन नहीं कर सकता। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह से मेरे रूम में देख लिया तो बात मेरी इमेज पर आएगी। इतना कहकर उसने जन्नत को लगभग से धक्का देते हुए पीछे किया और खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखा। बाहर उसे कोई नज़र नहीं आया तो उसने दरवाज़ा खोला और जन्नत की तरफ देखते हुए बोला, आउट। जन्नत तुरंत वॉशरूम से बाहर निकली और सीधा कमरे से बाहर चली गई। बाहर आते ही उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जहाँ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम यहाँ पर जन्नत? जन्नत ने पलट कर देखा तो पीछे आरजू खड़ी थी। उसने तुरंत अपने हाथ को मुट्ठी में जकड़ा और अपना हाथ पीछे कर लिया। आरजू उसे देखते हुए बोली, तुम्हारे कपड़े इस तरह से गीले कैसे हो गए? जन्नत हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं हाथ धोने वॉशरूम में गई थी, लेकिन गलती से शावर वाला टैप ऑन हो गया। आरजू मुस्कुराई और बोली, डोंट वरी, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें चेंज करने के लिए कपड़े देती हूँ। इतना कहकर उसने जन्नत के कंधे पर अपना हाथ रखा। जन्नत उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसे अपने हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो किसी का मूड नहीं ऑफ करना चाहती थी और आरजू का तो बिल्कुल भी नहीं। आरजू ने उसे गेस्ट रूम में बिठाया और उसके लिए कपड़े लेने अपने रूम में चली गई। जन्नत ने उसके जाते ही वॉशरूम में जाकर अच्छे से अपने हाथ धोए और अपने लहंगे का दुपट्टा अपने हाथ पर बांध लिया। आरजू उसके लिए कपड़े लेकर आई और फिर उसे कपड़े चेंज करने को कहा, तो जन्नत कपड़े लेकर वॉशरूम में दोबारा चली गई। आरजू को जन्नत से बात करनी थी, लेकिन तभी एक सर्वेंट ने आकर बताया कि सब लोग उसे नीचे बुला रहे हैं। सबके जाने का वक्त हो रहा था। जन्नत को जल्दी से नीचे आने का बोलकर आरजू भी वहाँ से नीचे की तरफ आ गई।
ठाकुर फार्म हाउस। अरनाथ वापस फार्म हाउस में आया और सीधा कमरे में मीठी के पास आया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, मीठी तुरंत अपनी जगह से उठी और गुस्से से कांपते हुए अरनाथ के पास आई। उसने ज़ोर से अरनाथ को धक्का दिया और बोली, आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? बार बार मुझे ज़बरदस्ती इस कमरे में बंद करने से तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे चुप करवा दोगे? नहीं, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूँगी। मुझे कोठे पर जाना है तो मतलब जाना है। मुझे अभी इसी वक्त कोठे पर छोड़कर आओ। अरनाथ पीछे की तरफ देखते हुए बोला, कम इन। जैसे ही उसने कहा, दो लड़कियां अंदर आईं जो मीठी को तैयार करने आई थी। अरनाथ मीठी की तरफ देखकर उन लड़कियों से बोला, मेरी होने वाली दुल्हन को इस तरह से तैयार कीजिएगा कि मेरी नज़रें एक पल के लिए भी उस पर से हट ना पाएं। अरनाथ की बात सुनकर मीठी का दिल ज़ोरों से धड़क उठा। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी। अरनाथ हल्का सा हंसा और बोला, आप लोग फिक्र मत कीजिए। वो क्या है ना, मेरी होने वाली बीवी मुझसे थोड़ा नाराज़ है। शादी के बाद मैं उसकी नाराज़गी बहुत अच्छी तरह से दूर करूँगा। आप बस जल्दी से रेडी कर दीजिए। इतना कहकर अरनाथ वहाँ से चला गया और मीठी बस उसे जाते देखती रह गई। अरनाथ के जाने के बाद वो लड़कियाँ मीठी की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मैम, आइए हमारे साथ। हम आपके लिए कुछ आउटफिट्स लेकर आए हैं, आप उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। कहते हुए उन्होंने रूम के अंदर आते हुए स्टाफ की तरफ देखा, जो बहुत सारे ड्रेस को लेकर अंदर की तरफ आ रही थी। उन सभी ड्रेस को देखकर मीठी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, दफ़ा हो जाओ सब यहाँ से, वरना एक एक की जान ले लूँगी। वो लड़की एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, सॉरी मैम, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आपको रेडी करने के लिए हम आए हैं और आपको रेडी करके ही जाएंगे। आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना ही होगा। मीठी का मन किया कि उस लड़की का गला दबा दे, लेकिन वो यूं ही किसी को इस तरह से हर्ट नहीं कर सकती थी। उसने उन आउटफिट्स की तरफ देखा, एक से बढ़कर एक आउटफिट जो पहनना तो दूर, कभी मीठी को देखना भी नसीब नहीं हुए थे। उसने अपना चेहरा घुमा लिया। उसे नहीं चाहिए थी ये शान शौकत। वो अपने अंधेरे की दुनिया में खुश थी, लेकिन ये रोशनी उसे अब चुभती थी। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। वो लड़की एक बार फिर से बोली, बताइए ना मैम, आप इनमें से कौन सा आउटफिट पहनना चाहेंगे? मीठी ने बिना उन आउटफिट की तरफ देखकर ही एक को हाथ लगाया और उसे खींचकर लेकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में आकर उसने अपने होठों पर अपना हाथ रखा और ज़ोरों से रोने लगी। होठों पर हाथ रखे होने की वजह से आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि इस वक्त सिर्फ उसकी आंखें नहीं, उसका दिल रो रहा है। उसकी आंखों के सामने एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी थी और उसके सामने खड़ा था उसका होने वाला पति। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। वो रोते हुए बोली, एक बार बिखर कर सिमट चुकी हूँ मैं, अब और बिखरने की हिम्मत नहीं है। पैसों में बिक चुका जिस्म जिसका, इश्क उसकी किस्मत नहीं है। कुछ देर बाद मीठी वॉशरूम से बाहर आई और जाकर चुपचाप मिरर के सामने लगी चेयर पर बैठ गई। वो लड़कियां उसे देखकर हैरान थी। अभी तक मीठी शादी करने से मना कर रही थी और अब वो चुपचाप तैयार होने के लिए अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। पर उन्होंने जल्दी से अपना काम शुरू किया और मीठी को एक ब्राइडल लुक दिया। मीठी ने नज़रें उठाकर आईने में खुद को देखा। यहीं श्रृंगार हुए पल पहले भी खुद पर देख चुकी थी। खुद को देखते हुए वो कांप उठी। किसी की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, तुझे क्या लगता है तेरी खूबसूरती पर मर मिटा मैं? अरे नहीं रे बाबा, तू खूबसूरत है इसलिए तो तुझे अपने जाल में फंसाया, क्योंकि उस दुनिया में बदसूरती कलंक है और खूबसूरती की कीमत है, और तेरी कीमत तो लाखों में लगी है मेरी जान। उस लड़की ने मीठी के कंधे पर
अपना हाथ रखा और बोली, आप ठीक है ना मैम? मीठी एकदम से काँप गई और बोली, हाँ ठीक हूँ मैं। हो गई ना तैयार? उन लड़कियों ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। मीठी अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर की तरफ आ गई। बाहर अरनाथ फोन पर किसी से बात कर रहा था। जिस इंसान से बात कर रहा था वो सामने से बोला, बॉस मैंने हर एक चीज़ का पता लगा लिया, लेकिन कहीं से भी ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा जहां पर शक किया जा सके। जन्नत मैडम की कॉल डिटेल से लेकर उनके कॉलेज तक हर एक चीज़ बिल्कुल साफ है। कहीं किसी लड़के का जिक्र तक नहीं है। अरनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जन्नत अगर किसी लड़के से प्यार नहीं करती तो इस तरह से उसके सुसाइड करने का और इतना स्ट्रेस लेने का रीज़न क्या है। पढ़ाई का भी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं था और फैमिली में तो सब उसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि ऐसा कुछ सोचना भी मुमकिन नहीं था। तभी अरनाथ के कानों में मीठी की आवाज़ सुनाई दी, मैं हो गई तैयार, करो शादी, चलो मंडप में। बोलते हुए उसकी नज़र फार्म हाउस के गार्डन में ही लगे हुए मंडप पर थी। अरनाथ ने पलट कर उसे देखा तो सच में एक पल उसे देखता ही रह गया। रेड कलर के लहंगे में वो बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हमेशा से ही मीठी की खूबसूरती ने लोगों का दिल जीता था, तभी लोग उसके दीवाने थे। लेकिन आज अरनाथ जिस नज़र से उसे देख रहा था वो नज़र मीठी का भी दिल धड़का रही थी। उसे देखने वाले उसे हमेशा बेशर्मी और ललचाई नज़रों से देखते थे, लेकिन अरनाथ की नज़रों में जो होता था वो बहुत अलग होता था। अरनाथ उसके पास आया और बोला, नाराज़ हो? मीठी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है मेरी नाराज़गी से? अरनाथ एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, ये भी तुमने सही कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नाराज़ रहना है तो बेशक से रहो। अब तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुम हो क्या, मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। मीठी ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, एक वेश्या से शादी करने से वेश्या बदल तो नहीं जाएगी, रहेगी तो वो वेश्या ही। अरनाथ की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर एक गहरी सांस ली और फिर वापस मीठी की तरफ अपना चेहरा किया। मीठी अभी भी उसे देख रही थी। अरनाथ ने उसके कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, मुझे समझ में नहीं आता तुम खुद के साथ ही इतनी बेरहम क्यों हो। लड़कियां अपने चरित्र पर उंगली नहीं बर्दाश्त करती और तुम खुद अपने चरित्र पर इतना बड़ा दाग कैसे लगा सकती हो। मीठी कांपती हुई आवाज़ में बोली, दाग से डरने वाले लोग और होते होंगे। मीठी तो अब खुद को मैली मान चुकी। आपको मुझसे शादी करनी है बेशक से कीजिए, लेकिन आप मेरी पहचान नहीं बदल सकते। अरनाथ उसके चेहरे पर झुका और बोला, अगर अरनाथ ठाकुर किसी चीज़ को हाथ भी लगा दे तो वो चीज़ अरनाथ ठाकुर के नाम से जानी जाती है। तुम्हें तो अपना नाम देने वाला हूँ मैं। उसकी ज़ुबान खींच लूँगा जिसने तुम्हारा नाम के साथ मिसेस अरनाथ ठाकुर ना लगाया। बोलते हुए उसका चेहरा काँप रहा था। मीठी का दिल धक सा रह गया। ठाकुर मेंशन सब लोग वापस आ चुके थे और अमानत इस वक्त अपने कमरे में थी। वो अभी अभी वॉशरूम से बाहर आई थी और उसने अपने कपड़े चेंज किए थे। अभी वो बेड पर आकर बैठी ही थी कि उसके फ़ोन पर अहान का वीडियो कॉल आया। अमानत ने जैसे ही अपने फ़ोन पर अहान का वीडियो कॉल देखा उसका दिल ज़ोरों से धड़क उठा। उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। बेड पर बैठकर उसने कॉल रिसीव किया और अपना फ़ोन सामने पिलो के सहारे रख दिया। अहान मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोला, चेंज भी कर लिया? अमानत उसकी तरफ देखकर बोली, तो अभी तक उन्हीं कपड़ों में रहती क्या? पता भी है तुमने मेरा कितना बुरा हाल किया था? अहान शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी। अभी तो मैं बहुत कुछ करूँगा। अमानत ने उसे घूर कर देखा और बोली,
बिल्कुल भी नहीं, अहान चिढ़कर बोला। अच्छा तुम रोकोगी मुझे? अमानत ने अपना चेहरा झुका लिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, रोक नहीं सकती तुम्हें। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, जैसे शायद हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनेंगे तो लड़ते ही रह जाएंगे, जैसे दोस्त बनकर लड़ते रहते हैं। अहान हंसा और बोला, लड़ाई तो मैं तुमसे तब भी करूँगा जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी, लेकिन रोमांस भी बहुत करूँगा। रोमांटिक बहुत हूँ मैं। अमानत ने तुरंत नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, अच्छा, आज तक किसी के साथ रोमांस किया है? अहान ने अपने एक्सप्रेशन ऐसे बनाए जैसे उसकी बात के बारे में सोच रहा हो। अमानत को उसके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार था। अमानत फिर से बोली, बताओ ना अहान, कभी कोई लड़की तुम्हारे करीब आई है क्या? जैसे ही अमानत ने कहा, अचानक से अहान के चेहरे के सामने जन्नत का चेहरा घूम गया। उसकी वो झुकी हुई सी नज़रें, बिल्कुल लाल चेहरा और कांपते हुए होंठ, जैसे अभी जन्नत उसके सामने ही हो। उसने तुरंत अपना चेहरा झटका और बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हारे अलावा कोई आएगी भी नहीं। अमानत मुस्कुराई और बोली, फिर ठीक है, अगर मेरे अलावा कोई तुम्हारे पास भी आया ना तो मैं जान ले लूँगी। अहान ने तुरंत से पूछा, किसकी? अमानत एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, उसकी, जो तुम्हारे करीब आएगी। आई विल किल हर। अहान उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर फार्म हाउस में अरनाथ मीठी का हाथ पकड़कर उसे मंडप की तरफ लेकर आया और पंडित जी को शादी की रस्में शुरू करने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ वहां पर खड़े एक आदमी ने जल्दी से एक तरफ जाकर अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। वो गुस्से से बोला, भाई यहाँ पर तो अलग ही ड्रामा चल रहा है। वो अरनाथ ठाकुर बिजली से शादी कर रहा है। सामने से मंशा बाई हंसी और बोली, एक वेश्या से शादी? वाह क्या बात है, बहुत बड़ा दिल है अरनाथ ठाकुर का। वो आदमी सुरेश था, जो कि मंशा बाई का वफादार आदमी था। वो गुस्से से बोला, अगर आप कहो तो अभी इस साले का दिल निकाल कर यहीं पर फेंक दूं और उस बिजली को घसीटते हुए आपके पास लेकर आऊं। मनसाबाई हंसी और बोली, साले तेरी इतनी औकात है क्या? जिस जगह पर तू खड़ा है ना, वो उस अरनाथ ठाकुर की जगह है। तूने जरा सा मुंह भी खोला ना तो उसके कुत्ते तेरे को खा जाएंगे। तू वापस आ जा। उस बिजली को तो मैं अब खुद अपने हाथों से घसीटते हुए इस कोठे पर वापस लेकर आऊंगी, और अब तो उसकी वो हालत करूंगी कि शादी नहीं, सिर्फ सुहागरात मनाने लायक रहेगी, वो भी एक लाश की तरह। मंशाबाई की ये बात सुनकर उस सुरेश ने फ़ोन काट दिया और तुरंत वहाँ से निकल गया। वो वहाँ पर डेकोरेशन वाला बनकर आया था। उसे भी मंशाबाई की बात सही लग रही थी। इस वक्त उस फार्म हाउस की चार दीवारी में जितने बॉडीगार्ड थे, उनसे लड़ना तो दूर, लड़ने का सोचकर ही अब सुरेश को पसीने आने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ अरनाथ और मीठी एक दूसरे के साथ बैठे थे। मीठी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से एक शादी का मंडप था और उसमें बैठी एक लड़की मुस्कुराते हुए अपने साथ बैठे लड़के को देख रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, मीठी थी, और जिससे उसकी शादी हो रही थी वो था रोहित, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। पर प्यार के नाम पर रोहित ने सौदा किया, सौदा मीठी का और उसकी इज्जत का। पंडित जी अरनाथ की तरफ देखते हुए बोले, अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अरनाथ अपनी जगह से खड़ा हुआ और मीठी की तरफ देखने लगा, जो बुत बनकर अपनी जगह पर खड़ी थी। अरनाथ ने नीचे झुककर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे उठाकर अपने सामने किया। मीठी आंखों में आंसू लिए बोली, प्लीज़ मत कीजिए ये, नहीं हूँ मैं आपके लायक, एक वैश्या हूँ, वैश्या शादियाँ नहीं करती। अरनाथ का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने मीठी का हाथ पकड़कर उसके साथ फेरे लेने शुरू किए। वो एक एक फेरा मीठी को अंदर से कांपने पर
मजबूर कर रहा था। फेरों के बाद अरनाथ मीठी को लेकर नीचे बैठा और पंडित जी ने अरनाथ के सामने एक थाल बढ़ाई और बोले, आप अब उनकी मांग में सिंदूर भरिए और गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अरनाथ ने मंगलसूत्र उठाया और मीठी के गले में पहना दिया। आखिर में उसने अपनी चुटकी में सिंदूर भरा और मीठी की मांग भरने लगा। अचानक से ही मीठी की बातें अरनाथ के कानों में गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने मीठी के साथ बीते वो रात चलने लगी जो उसने गलती में बिताई थी, और उसके बाद वो सब जो आज तक हुआ था। मीठी रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अरनाथ ने एक गहरी सांस ली और मीठी की मांग में वो सिंदूर भर दिया। मीठी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और आखिरी आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गईं। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, शादी संपन्न हुई। अगले ही पल अरनाथ अपनी जगह से खड़ा हुआ और मीठी को अपनी गोद में उठा लिया। पंडित जी भी हैरान रह गए। अरनाथ ने अपने मैनेजर को पंडित को दान दक्षिणा देने के लिए कहा और मीठी को लेकर अंदर की तरफ चला गया। मीठी चुपचाप बस अरनाथ को देखे जा रही थी और अंदर लाकर अरनाथ ने मीठी को बेड पर बिठाया और बोला, तो अब बताइए आपको क्या कहना है मिसेस अरनाथ ठाकुर। मीठी ने अपना चेहरा घुमा लिया। अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया और उसके सामने आकर बैठ गया। मीठी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। अरनाथ ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा और बोला, जाना चाहती हो यहाँ से। मीठी ने तुरंत उसकी तरफ देखा और अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अरनाथ ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्यों। मीठी चिढ़कर बोली, तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना मुझे। अरनाथ हंसा और बोला, अब तो इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें बीवी। मीठी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें ज़बरदस्ती मुझे अपनी बीवी बना लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं तुम्हारी बीवी हो गई। अभी वो बोल ही रही थी कि अरनाथ ने उसे एक धक्का दिया। मीठी सीधा बेड पर गिरी। अगले ही पल अरनाथ उसके ऊपर झुका और बोला, अब तो तुम खुद भी चाहो तो मुझसे ये हक नहीं ले सकती मिसेस अरनाथ ठाकुर। और अब अरनाथ ठाकुर अपनी बीवी पर हक लेना चाहता है। उसकी बातों का मतलब समझते हुए मीठी की आंखें बड़ी हो गई। वो कांपते होठों के साथ बोली, मतलब क्या है तुम्हारा। उसका जवाब देने की बजाय अरनाथ ने उसकी गर्दन पर अपने तपते हुए होंठ रख दिए। अरनाथ उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी गर्दन पर किस किए जा रहा था। हालांकि अभी तक उन दोनों के बीच सिर्फ एक बार इंटीमेसी हुई थी, जो कि गलती से हुई थी। लेकिन उसके बाद अरनाथ भले ही मीठी के करीब कितनी बार आया हो, लेकिन दोनों के बीच कोई इंटीमेसी नहीं हुई थी। पर अब अरनाथ नहीं रुकने वाला था। वो अपनी लाइफ में बहुत क्लियर था। आज तक उसने कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया और उसने सोच रखा था कि अपनी बीवी को तो वो बिल्कुल छोड़ेगा ही नहीं। मीठी उसे पसंद आने लगी थी। अपनी आंखें बंद किए मीठी उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद अरनाथ के कंधों पर आ चुके थे। अरनाथ उसकी गर्दन को लगातार चूमने के बाद उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और बोला, आइंदा कभी मेरे सामने तुमने उस जगह का नाम भी लिया ना तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा स्वीट। नाउ यू आर ऑल माइन। और मैं जब अपनी चीज़ों के लिए इतना पॉजेसिव रहता हूँ तो तुम मेरी बीवी हो। बेशक से दुनिया में आग लगानी पड़े, पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उसकी बातें सुनते हुए मीठी का दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा। उसके होंठ अरनाथ के चेहरे को अपने इतने करीब कर फड़फड़ाने लगे थे। अरनाथ ने मीठी के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे बड़े ही पैशनेट होकर किस करने लगा। मीठी के हाथ उसके कंधों से उसके बालों में चलने लगे। कोठे पर ना जाने कब कब किस किस ने उसे इस तरह से छुआ था, लेकिन कभी मीठी को अपनी धड़कन इस तरह से बढ़ती हुई महसूस नहीं हुई। कभी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ
कि कोई उसे प्यार कर रहा है। बस ये महसूस होता कि वो एक जिस्म है जिसे दूसरों के जिस्म की भूख शांत करनी है। प्यार क्या होता है वो तो उसे पता ही नहीं था, और जब पता था तो उसने मुस्कुराते हुए अपना सब कुछ रोहित को दे दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी आंखें खोलकर वो अरनाथ के चेहरे को देखने लगी, जो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस कर रहा था। अचानक से उसने अरनाथ को बहुत ज़ोर से धक्का दिया। अरनाथ इस धक्के के लिए तैयार नहीं था। वो हल्का सा पीछे हुआ। मीठी गुस्से से देखते हुए बोली, वहाँ मिस्टर अरनाथ ठाकुर, कोठे पर लोग आते हैं, पैसे देते हैं और मज़े लेकर चले जाते हैं। आपकी तरह ढोंग नहीं करते, लेकिन आप तो बड़े चालाक निकले। मुझे कोठे से यहाँ ले आए। अपने बिस्तर पर भी मेरे साथ वो सब कर रहे हैं जो चाहते हैं, और नाम दे रहे हैं मुझे अपनी बीवी का। अरनाथ गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हो? मीठी व्यंग्य से बोली, बकवास मैं कर रही हूँ या आप? बोलते हुए वो अपनी जगह से उठकर बैठी। अरनाथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मीठी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोली, आपकी एक्टिंग इतनी कमाल की है ना कि एक पल के लिए तो मैं भी आपके इस जाल में फंस गई। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि आपने ये सब ड्रामा क्यों किया। ये पोजीशन दिखाना, मुझसे शादी करना सब ड्रामा है ना। आप भी उन्हीं मर्दों की तरह निकले जो सामने से मर्द होने का दिखावा करते हैं, लेकिन होते नामर्द हैं। अरनाथ गुस्से से चिल्लाया, मीठी। मीठी एक बार फिर से व्यंग्य से हंसी और बोली, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लाना, मुझे अपनी बातों में उलझाने यहाँ पर अपने ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरे जिस्म के साथ खेल सके। फिर मैंने तो मना ही नहीं किया, चंद पैसों में बिकने वाली हूँ मैं तो। जितने करोड़ आपने उस मंशाबाई को दिए हैं, उससे तो पूरी जिंदगी आप मेरे साथ मज़े लेते, तो कोई आपको कुछ नहीं कहता। फिर ये शादी का ड्रामा क्यों किया? अरनाथ दांत पीसते हुए बोला, मुझे तुम्हारे जिस्म से कोई मतलब नहीं। मैंने सच में तुमसे शादी की है और तुम मेरी बीवी हो। मीठी मुस्कुराई और बोली, बीवी वो होती है जो दुनिया के सामने हो, जो एक चार दीवारी में सिर्फ बिस्तर पर होती है ना, वो बीवी नहीं, रखैल होती है मिस्टर अरनाथ ठाकुर। आप भी क्या कमाल के एक्टर हैं। आपकी इस घटिया सोच का मुझे पता ना चले, इसलिए आपने ये शादी का ड्रामा रचा। मकसद तो आपका मेरे जिस्म को हासिल करना ही था, इसलिए तो फेरे होते ही मुझे बिस्तर पर ले आए। अगर मर्द होते तो दुनिया के सामने लेकर जाते और कहते कि हाँ, शादी हो गई आपकी। पर क्यों ही कहेंगे? हो सकता है मेरे जैसी ना जाने कितने ही आपकी ज़िंदगी में हो, जो आपकी बीवी बनने का ख्वाब देख रही हो। आखिर है तो आप भी मर्द ही। मर्दों की तो कमज़ोरी ही उनकी हवस होती है। मीठी की बातें सुनते हुए अरनाथ गुस्से से काँप रहा था। आज तक उसने अपने कैरेक्टर पर एक उंगली नहीं उठने दी थी, और आज मीठी जो बातें उसे कह रही थी वो सुनना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मीठी हंसी और बोली, अगर हवस पूरी करनी थी तो पहले ही बोल देते। मैं तो बिस्तर पर बिछने के लिए तैयार थी। खैर, आप भी क्या याद रखेंगे मिस्टर अरनाथ ठाकुर। कीजिए अपनी हसरत पूरी। कहकर मीठी ने अपने गले से अपना हाथ रखा, और अगले ही पल उसका ब्लाउज फटकर नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। अरनाथ की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत मीठी की तरफ बढ़ा और गुस्से से उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। हमेशा मीठी उसके गुस्से को देखकर अपनी आंखें झुका लेती थी और एक डर उसके चेहरे पर दिखाई देता था, लेकिन इस बार मीठी उसकी आंखों में देख रही थी। अरनाथ गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुमने जो हरकत की है ना, कसम से शुगर मन कर रहा है कि छोड़ दूं तुम्हें और कभी पलट कर भी ना देखूं। तुमने अरनाथ ठाकुर के कैरेक्टर पर सवाल उठाया है। जिस अरनाथ ठाकुर ने
आज तक नजरें उठाकर किसी को नहीं देखा, आज तुमने उसे ही अपनी नजरों में गिराने की कोशिश की है। मीठी व्यंग्य से हंसी और बोली, जो लोग गिरे हुए होते हैं ना, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती अरनाथ ठाकुर साहब। क्या हुआ, गुस्सा क्यों करने लगे? कुछ बातें ही तो कही हैं, और कीजिए आप अपनी हवस पूरी। अरमान ने एक झटके में उसे छोड़ा और तुरंत उस कमरे से बाहर चला गया। मीठी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कस कर अपने हाथों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। उसके नाखून उसकी हथेलियों को काट रहे थे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां नहीं खोली। देखते देखते हथेलियां खून से भरने लगी और आंखों से आंसू और ज़्यादा तेजी से बहने लगे। शेखावत फार्म हाउस। अक्षर रात को घर आया और आते ही उसकी नज़र सामने प्याली के कमरे में गई। इस वक्त वो थोड़ा ड्रंक था। प्याली के कमरे की तरफ देखते हुए खुद ब खुद उसके कदम प्याली के कमरे की तरफ बढ़ गए। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र सामने बेड पर गई जहाँ प्याली सोई हुई थी। वो प्याली की तरफ देखते हुए बोला, बिना खाए पिए भी इंसान को ऐसे नींद आ जाती? मुझे तो पता ही नहीं था बटरकप। खैर, मेरे होते हुए तुम ऐसे कैसे सुकून से सो सकती हो? इतना कहकर वो अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर प्याली तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी। सामने अक्षर को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई।